Okay, so capital gain is a part of the taxable income. It is not an income in general sense, as capital gain is the profit earned on sale of capital asset or an investment. तो जब तक कि आप उस कैपिटल एसेट को सेल नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉफिट या गेन आपको पता नहीं चलेगा. तो इसीलिए इस इन जनरल सेंस हम लोग ऐसे बोलते हैं. और कैपिटल गेन जो होता है उसके ऊपर का जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो आप सेल ऑफ कैपिटल एसेट पे या इन्वेस्टमेंट को उसको बोलेंगे. Capital gain, in fact, is brought to tax net by deeming fiction created under 2 subsection 24, while defining the term income. Thus, in order to invoke the provision of capital gains, the following ingredients should be present. ठीक है, तो ये जो है वो होने चाहिए, 3 क्राइटेरिया होना चाहिए कभी भी. There should be existence of capital asset, the transfer of such asset, and profit and gain फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच एसेट. ठीक है, तो आपके पास ये एसेट होना चाहिए, मतलब एग्जिस्टेंस चाहिए कैपिटल एसेट का. और कैपिटल एसेट का एग्जिस्टेंस आपको चाहिए, मतलब यू शुड बी द ओनर ऑफ दैट कैपिटल एसेट. उसके बाद वो ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब उसका सेल वगैरह होना चाहिए, और उसके ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है, तो ये 3 जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी तब जाके कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा. सो किसे कहते हैं कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट रिफर्स टू प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग, मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, हेल्प बाय एन असेसी इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक है, तो हेल्ड है, ये हेल्प नहीं है, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया. हेल्ड बाय एन असेसी इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक है, सो इसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन की भी जो प्रॉपर्टी अगर वो भी बिकेगी तो भी वो कैपिटल गेन में ही काउंट होगा. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर बिजनेस को अलग नहीं किया है. हाँ, अगर आपका बिजनेस ही है, मतलब प्रॉपर्टी बेचने और सेल करने का, तो वो बिजनेस में जा सकते हैं. ठीक है, जैसे रियल एस्टेट वगैरह का होता है, वो लोग का बिजनेस होता है. बट अगर आपका किसी चीज का बिजनेस है, तो और उसके अंदर के आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है या फिर बिल्डिंग है या फिर लैंड है, अगर वो आपने बेचा है तो कैपिटल एसेट या कैपिटल गेन ही बोला जाएगा उसको. ठीक है, तो बिजनेस के एसेट्स को भी कैपिटल एसेट बोला जाता है. और इन जनरल भी अगर आपके पास मूवेबल, इमूवेबल, सर्कुलेटिंग, फिक्स्ड, ठीक है, टेंजिबल, इंटेंजिबल अगर प्रॉपर्टी है तो उसको भी आप कैपिटल एसेट में काउंट करते हैं. तो कैपिटल एसेट कैन बी मूवेबल, ठीक है, और इमूवेबल. इमूवेबल में बिल्डिंग का केस आ जाता है. ठीक है, तुम्हारा मूवेबल मतलब ज्वेलरी वगैरह जो होती है वो तो मूवेबल होती है ना. सो इस तरह से मूवेबल और इमूवेबल भी होता है. टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आपको पता है, गुडविल इंटेंजिबल होता है. लैंड जो है वो टेंजिबल है. ठीक है, फिक्स्ड है, फ्लोटिंग है. फिक्स एक मतलब उसके ऊपर क्या बोलते हैं, इनकम का टाइप भी होता है, और दूसरा प्रॉपर्टी भी फिक्स्ड और फ्लोटिंग होती है. ठीक है, फिक्स मतलब एक ही जगह पे रहेगी, और फ्लोटिंग मतलब उसका जो एक्चुअली फिक्स्ड और फ्लोटिंग जो होता है ये टाइप ऑफ उसका इनकम होता है ना. जैसे कि आपका डिविडेंड जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लोटिंग होता है. वैसे इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स होता है. तो इस टाइप की भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है, गुडविल, लीज होल्ड राइट्स. ठीक है, ये सब क्या है आपका कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाता है. तो कैपिटल एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग मूवेबल है, इमूवेबल है. ठीक है, कैपिटल एसेट्स वगैरह सब आ जाते हैं. फ्लोटिंग है, फिक्स्ड है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है. ठीक है, सारे इसके डेफिनेशन में आ जाएंगे. ठीक है, ओके. ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल गेन और लॉसेस अराइजिंग ओनली व्हेन द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड इन द प्रीवियस ईयर. ठीक है, तो ट्रांसफर होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, मतलब उसका सेल होना चाहिए. ठीक है, सेल है, एक्सचेंज है, तो इसको आप जो है इतना डिटेल में आपको रीड करने की जरूरत नहीं. ठीक है, लेकिन ट्रांसफर की डेफिनेशन लिखना था इसलिए सारी चीजें यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, अगर कहीं पे डाउट रहेगा तो कुछ पूछ लेना, लेकिन इसके ऊपर कोई जनरल ऐसे कोई क्वेश्चन आते नहीं कि ट्रांसफर के बारे में बताओ करके. ठीक है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं. काइंड्स ऑफ कैपिटल गेन. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ठीक है, ये दोनों पे आपको कैलकुलेशन करना है प्रैक्टिकली. ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? इट इज द कैपिटल गेन विच अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उसको आप ट्रांसफर करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है उसको ट्रांसफर करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज द गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट.
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज द गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब समझने में एक दिक्कत ये है कि सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट किसको बोलते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, शॉर्ट टर्म का अपोजिट है लॉन्ग टर्म, ठीक है। दो जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म है, आप बोल सकते हैं। कोई भी एक चीज याद रखो, दूसरी चीज आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं आपके शेयर्स जो कि लिस्टेड हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, ठीक है। तो लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट जो है हेल्ड फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, ठीक है। आपका शॉर्ट टर्म कब होगा, शेयर्स एंड सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड है वो 12 मंथ तक की क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म रहेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म कब तक के रहेगा, 12 मंथ तक के। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आपको पता है कैपिटल एसेट होते हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह जो होता है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब इमूवेबल है। कितना होल्ड करना है आपको, 24 मंथ्स। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर भी कितने होल्ड करने हैं, 24 मंथ तक। उसके नीचे शॉर्ट टर्म रहेगा, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म हो जाएगा। कैपिटल एसेट हेल्ड फॉर, बाकी के जो बच गए इनके अलावा, तो क्या बच गया, ज्वेलरी वगैरह बच गया है, ठीक है, वो सब कितने के लिए है, 36 मंथ की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंशिएट करना हो सकता है। लिस्टेड कंपनी को कंपनी के जो शेयर्स है उसको कितना होल्ड करना पड़ता है आपको, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के बाद वो क्या हो जाएगा, 12 मंथ्स के बाद कितना भी टाइम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। 12 मंथ से पहले वो शॉर्ट टर्म रहेगा। किसकी बात कर रहे हैं, लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब शेयर्स एंड सिक्योरिटी, डिबेंचर वगैरह की बात, ठीक है। और अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं आपके कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी के अगर शेयर है तो 24 मंथ्स तक के आप होल्ड करेंगे, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर, तो 24 मंथ्स तक के होल्ड करेंगे, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा 24 मंथ्स के बाद, ठीक है। और इन केस ऑफ अदर एसेट, ठीक है, वो कितना होगा, 36 मंथ तक के होल्ड करेंगे तो आपका जो नहीं आया, मतलब अगर कोई एसेट फाइनेंशियल नहीं, ठीक है, और इमूवेबल भी नहीं, ठीक है, तो ऐसे एसेट्स किस में चले जाएंगे, अदर एसेट्स में चले जाएंगे। कितना होल्ड करना पड़ेगा आपको, 36 मंथ्स, और उसके बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगी, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में प्राइजेस चेंज होती है, लॉन्ग टर्म में प्राइजेस चेंज होती है। तो शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन कैसे होता है, सेल्स वैल्यू लेना है, मतलब कितने में आपने एसेट बेचा है वो वैल्यू लेंगे, कितने में परचेज किया था माइनस करना है, कुछ अगर इंप्रूवमेंट किया तो माइनस करना है, और इसमें और एक चीज नहीं दिया है, तीन चीज होना चाहिए, हाँ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कनेक्शन विद ट्रांसफर, ठीक है। तो तीन एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हैं। एक तो कितने में वो एसेट आपने परचेस किया था, वो अगर एसेट पे कुछ एक्सपेंसेस हुए इंप्रूवमेंट के लिए तो आप वो माइनस कर सकते हैं, और अगर आपने एसेट को ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर की कॉस्ट होती है, जैसे ब्रोकरेज, ब्रोकर को पे होता है, स्टैम्प ड्यूटी पे होती है, तो ये सब ट्रांसफर एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो तीन चीजें आप माइनस कर सकते हैं। तो आई विल ओपन इन एक्सेल शीट, और इसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉम ईयर ऑनवर्ड्स और फ्रॉम लास्ट टॉपिक आपने जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म किया था, उससे आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। किसी को अब तक के डाउट है कि कैपिटल गेन किसको बोलते हैं। कैपिटल गेन के लिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी को सोल्ड करना है, और उसके ऊपर आपको जो गेन होगा वो आपका शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में आएगा। शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं, अगर आपने शॉर्ट टर्म एसेट को बेचा है। लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म एसेट को बेचा है। सिंपल। एनी डाउट, यहाँ तक के कोई डाउट है। ओके, सो इफ देयर इज नथिंग, आई विल अज्यूम के कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इफ देयर इज एनी डाउट, यू पुट इट थ्रू चैट बॉक्स एंड हेलो बी सर। एक्टिव, बी एक्टिव। हेलो हाँ बोलो। सर, कैपिटल गेन मतलब
एसेट्स को सेल करना। हाँ, असेट को सेल करेंगे, उससे जो आपको बेनिफिट होगा वो आपका कैपिटल गेन में आएगा। कैपिटल गेन मतलब ओके सर। कैपिटल असेट का गेन जो होता है कैपिटल असेट को बेचने पे आएगा। एक और हम लोग ने पढ़ा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके अंदर रेंट आता है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट। तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करके प्रॉपर्टी को रखना पड़ेगा, उसको रेंट पे देना पड़ेगा, तो आपका इनकम यस सर। फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन अगर वही हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल कर देंगे तो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, और कैपिटल गेन जो है वो दो तरीके के होंगे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मतलब आपने कितने टाइम तक के उसको होल्ड करके रखा हुआ था। अगर वो शेयर्स हैं तो 12 मंथ्स, कौन से शेयर, लिस्टेड कंपनी के अगर शेयर्स हैं तो 12 मंथ्स तक आपने होल्ड किया, तब तक के वो शॉर्ट टर्म रहेगा। 12 मंथ्स हो गया तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी शेयर या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये दोनों के केस में 24 मंथ्स है, और अदर एसेट्स के केस में 36 मंथ्स तक के होल्ड करना है, उसके बाद वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन यू स्टार्ट विथ योर कैलकुलेशन, आपको कैसे स्टार्ट करना है। एक प्रॉपर्टी है जो कि सेल हुई है, तो उसका सेल कंसिडरेशन कितना है, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी सेल हुई है तो कितने में बिकी है, तो आपका सेल कंसिडरेशन आता है, सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है। तो आपकी सेल वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे आप आउटर कॉलम, उसमें से आप तीन चीजें माइनस कर देंगे। एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तीसरा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। तो ये है आपका सेल कंसिडरेशन, उसमें से आप इन तीनों को माइनस कर देंगे, इसका टोटल बाहर ले लेंगे, एंड फाइनली आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन। इसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, कितने में आपने परचेस किया। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, अगर कुछ एडिशन किया है, तो फॉर एग्जांपल आपने परचेस किया एक लैंड, ठीक है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर बनाया, तो दैट इज इम्प्रूवमेंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, है ना, ये सब आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये तीन एक्सपेंसेस अलाउड है माइनस करना, और जैसे आप ये तीन एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं आपको मिल जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेम फॉर्मेट यूज होगा लॉन्ग टर्म में। सिर्फ ये दो जो प्राइस है इसको आपको करना पड़ेगा इंडेक्स। इंडेक्स मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल बोरोइंग भी हो बोल सकते हैं, राइट। बोरोइंग, बोरोइंग किस चीज में, ये क्वेश्चन नहीं समझा। बोरोइंग, ओके। सो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन लिखो प्रॉपरली तो मुझे समझेगा कि क्वेश्चन क्या है। ब्रोकरेज, नहीं ब्रोकरेज का मतलब वो थोड़ा ना होता है, बोरिंग थोड़ा ना होता है। ब्रोकरेज का मतलब जब कोई ब्रोकर, ब्रोकर मतलब क्या होता है, वो जो रूम दिलाते हैं ना, बेचते खरीदते हैं, या फिर शेयर्स वगैरह जो है आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं उसको, है ना, एजेंट यस वगैरह को सर। ब्रोकर एक बोलते हैं। एक बंदा रहता है बीच में। और उस वो जो चार्जेस लेता है उसको ब्रोकरेज बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब एक्सपेंसेस जो होते हैं ये ट्रांसफर के लिए होते हैं ना, मतलब आपको सेल करना है तो आपको ये सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया आपका सेल्स कंसिडरेशन में से ये तीन चीजें आप माइनस करेंगे और
आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या डिफरेंस है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में? इंडेक्सेशन का डिफरेंस होता है। इंडेक्सेशन मतलब अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में प्राइसेस चेंज होते हैं, ठीक है। और अगर प्राइसेस चेंज होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आज की डेट के हिसाब से अपडेट करना पड़ता है कॉस्ट को। या फिर हो सकता है आपने प्रॉपर्टी परचेस किया होगा 1970 में, 1999 में, ठीक है। तो आज अगर उसको सेल कर रहे हो तो पहले तो कॉस्ट को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वो बहुत पुरानी कॉस्ट है ना, बहुत पुरानी कॉस्ट है वो। और आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंडेक्स करना पड़ेगा। इंडेक्स करना है मतलब क्या करना है आपको, उसको आज की वैल्यू के हिसाब से उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एडजस्टमेंट को ही हम लोग इंडेक्स कॉस्ट बोलते हैं। तो ये दो फॉर्मेट आप देखेंगे तो ये ऐसा है, और इसमें खाली इंडेक्स ऐड हो गया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो गया, बस। दोनों का फॉर्मेट शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का सेम है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स कॉस्ट? इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का करना है, ठीक है, मैं आपको क्या नाम है इसको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। अभी इसको देख लो कि इंडेक्सेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया होता है, क्वेश्चन में ही दिया होता है, ठीक है। क्वेश्चन में ही दिया होता है क्या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कौन से ईयर का लेना है, या तो जिस ईयर में आपने परचेज किया था वो ईयर का लेंगे, या तो फिर 2001-2 का इसलिए लेंगे क्योंकि 2001-2 से पहले का आपको इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं होता क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में ही नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, और अब अपडेट हो गया है। तो आपको जब भी इंडेक्सेशन मिलेगा वो 2001 एंड 2 के बाद का मिलेगा इंडेक्सेशन, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के आपको उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या, तो बस क्वेश्चन है। आई विल फॉरवर्ड द क्वेश्चन, ओके, these are the questions. Question. ठीक है, एटलीस्ट हम लोग पहले ये पढ़ते हैं। IBFM, ठीक है। आई हैव फॉरवर्डेड यू 3 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा तो आज हम लोग कर भी नहीं पाएंगे वैसे भी। आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल, क्योंकि इंटरनेट अनस्टेबल हुआ है, जस्ट अभी मुझे मैसेज आया, बट आई होप यू आर एबल टू लिसन केयरफुली। Yes, sir. Okay, question is forwarded to your group. I will share it here. आया नहीं अब तक? Now the phone is not connected. तुम लोग को मिला क्या? नहीं, इधर से गया ही नहीं। Okay, now went आगे। Okay, now look at this question. This question was there in November 2007. ठीक है, ये गिफ्ट वाला केस तो नहीं है ना? प्रीवियस फॉलोइंग, हाँ चलो। Mr. Rajesh provides the following particulars of asset transferred by him during the previous year ended 31st March 2021. You are required to compute his income from capital gain chargeable to tax. क्या आपको मेक श्योर करना चाहिए? पहले तो एक प्रॉपर्टी चाहिए आपको, एक कैपिटल एसेट चाहिए। रेसिडेंशियल हाउस दिया है, ठीक है, इन मदुरई, है ना, ये आपका एक कैपिटल एसेट है। क्या ये सेल हुआ है? तो सेल की भी डिटेल्स दिया है, देख लो। ही इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन इम्प्रूवमेंट 3 लाख है, ये तो इम्प्रूवमेंट का है। ऑन दी अबव हाउस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2009-10 ही ये हो गया। फिर फुल स्टॉप के बाद ही सोल्ड दी अबव हाउस ऑन 16 मार्च 2021, ठीक है। क्या ये प्रॉपर्टी सेल हुई है प्रीवियस ईयर में? यस, आपका प्रीवियस ईयर 2021 का, तो ये प्रॉपर्टी सेल हुई है ना। तो हो गया सारी चीजें।
एक तो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब एक कैपिटल एसेट है जो कि एक रेसिडेंशियल हाउस है, दूसरा उसका सेल हो गया, तो यहाँ पर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। ठीक है, अभी नीचे देख सकते हो कि आपको इंडेक्सेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। पहली बात तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये रेसिडेंशियल हाउस है, ठीक है। मैंने तीन तरह के कैपिटल एसेट आपको बताए हैं। एक था फाइनेंशियल एसेट जिसमें शेयर्स एंड सिक्योरिटी आता है, एक था इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, और लास्ट था अदर्स। ये कहां पर काउंट, ये कहां पर आता है? सोचिए और बताइए, रेसिडेंशियल हाउस कौन सी कैटेगरी में आएगा तीनों टाइप के कैपिटल एसेट में से? बोलो। क्या रेसिडेंशियल हाउस फाइनेंशियल एसेट है? यस और नो? नो सर। नो। फाइनेंशियल एसेट मतलब शेयर्स एंड सिक्योरिटी होता है। क्या रेसिडेंशियल हाउस इमूवेबल है? यस सर। यस ना, तो ये इमूवेबल वाली कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स ये कितने टाइम के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगा? 24 मंथ्स के बाद ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। 24 मंथ्स मतलब 2 इयर्स के बाद ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और ये परचेज हुआ था 2001 में और सोल्ड हो रहा है ऑब्वियसली 2021 में सोल्ड होगा, तो अराउंड 20 इयर्स हो गए इसको प्रॉपर्टी को, तो वैसे भी ये लॉन्ग टर्म है और इसको सिर्फ 2 साल में ही लॉन्ग टर्म हो जाना था। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का कंडीशन क्या है, आपको इंडेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट विल रिमेन सेम, यही सेम है फॉर्मेट आपका। ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मेट मैं आपको भेज देता हूँ पहले ग्रुप में, इससे पहले कि मैं इसको एडिट कर दूं। ये पीपीटी में भी है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा एडिशनल है इसमें, तो ठीक है। ओके, ये यहाँ पर आ गया और यस, विल स्टार्ट। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, ना ये थोड़े अमाउंट वाले जो पार्ट है उसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म होना नहीं चाहिए था, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म तो मैंने यहाँ पे भी रॉन्ग किया है, फिर तो उसको निकाल कर ये भेजना पड़ेगा। इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ फॉर्मेट इज रेडी। मुझे बताओ सेल्स कंसिडरेशन कितना है, क्वेश्चन यहाँ है। हाँ, इसको थोड़ा डाउनलोड करके थोड़ा जूम भी कर देते हैं। चलो, टेल मी सेल्स कंसिडरेशन कितना है, क्वेश्चन में से देख के बताओ। कितने में बिकी है प्रॉपर्टी? वी आर नॉट गोइंग टू गो फर्दर जब तक कि आप बताएंगे नहीं। हाँ 1 लाख। 1 लाख है प्रॉपर्टी, 1 लाख में बिकी है? नो सर। ओके, मनीष ने बोला 1,21,00,000। He sold the above house on 16th March for rupees 1,21,000, है ना? 1,21,000 में, सॉरी 1,21,00,000 में बेचा है। ठीक है, 1,21,00,000 में बेचा है प्रॉपर्टी को, तो ये आपका सेल्स कंसिडरेशन है, 1,21,00,000। ठीक है, ओके, परचेज कितने में किया था?
A residential house in Madurai was purchased on 12th December 2001 at a cost of rupees 18 lakh. है ना, 18 लाख है, तो इसके पीछे थोड़ा सा फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि इंडेक्स करना है। तो 18 लाख आपकी कॉस्ट है, इनटू हमेशा प्रीवियस ईयर के इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कौन सा इंडेक्स, 2021 का 301 है आपका। तो हमेशा इंडेक्स करने के टाइम पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 301 से, और डिवाइड किससे करेंगे, जिस ईयर में परचेस हुआ था उसके इंडेक्स से। तो 2001 में परचेस हुआ था और 2001 का इंडेक्स कितना है, 100। तो इंडेक्स करने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर जो होगा वो आपका 100 मतलब आपके ईयर ऑफ परचेस होगा, और न्यूमरेटर जो है वो हमेशा क्या होगा आपका 301 मतलब प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर के इंडेक्स के हमेशा मल्टीप्लाई करना है। और ये इट इज नॉट 18,000, इट इज 1,80,000 या 18 लाख होगा, 18 लाख है, तो देयर शुड बी 5 zeros। ठीक है, ओके। इसका आंसर कितना आता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एनी डाउट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या परचेस को हमने क्या किया है, 18 लाख को इंटू 301 हमेशा प्रीवियस ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, जिस ईयर में परचेस हुआ था उसके इंडेक्स से। ठीक है, तो 2021 से मल्टीप्लाई करना है और उस ईयर से डिवाइड करना है, तो ये इंडेक्स हो जाएगा। उस ईयर के प्राइस को आप इस ईयर के प्राइस से क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 54 लाख हो गया। सेम गोज टू cost of improvement if it is there in the question. You see he incurred expenses on improvement of rupees 3 lakh, तो 3 लाख का इंप्रूवमेंट हुआ है। जल्दी बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फटाफट। 301 से। डिवाइड किससे करना है, जिस ईयर में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो किस ईयर में इंप्रूवमेंट हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 910, और 910 का है आपके पास इंडेक्स कितना है, 148। ठीक है, इसको यहां से कॉपी कर दिया और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, 6,10,135। ठीक है, और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, ब्रोकरेज वगैरह कुछ तो दिया होगा। ही इनकर्ड ट्रांसफर एक्सपेंसेस 1 लाख ऑन दी सेल ट्रांजेक्शन, तो ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस है 1 लाख, उसको वैसे ही लिख दो। इनको टोटल करके बाहर ले लो, और माइनस कर दो सेल्स में से। दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एनी डाउट, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, सर ये 301 कैसा आया? 301 जो है बेटा वो प्रीवियस ईयर का है। इधर देखो, दिखा यहाँ पे, यस सर। हमेशा हर ट्रांजैक्शन को प्रीवियस ईयर पे लेकर आना है। प्रीवियस ईयर को लेकर आना है मतलब उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 301 से। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे, हमेशा जिस ईयर में वो ट्रांजैक्शन हुआ होगा। अगर परचेस है तो किस ईयर में परचेस हुआ था, इंप्रूवमेंट है तो किस ईयर में इंप्रूवमेंट हुआ था, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10.18। क्वेश्चन इजी था, बट
इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं क्योंकि एग्जाम का ही क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन वाज फॉर 7 और 8 मार्क्स, ठीक है, इसके लिए आया था एग्जाम में, बहुत बड़ा नहीं था इसीलिए वेटेज भी कम है। अब इससे ज्यादा अगर क्वेश्चन बड़ा होगा तो क्या होगा, ठीक है, एक से ज्यादा इंप्रूवमेंट दिए होंगे क्वेश्चन में, करना तो वही है, इसमें अभी कोई भी चीज बची नहीं है, ठीक है, करना यही है आपको, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स के लिए पूछा था, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए था, ठीक है। और इसमें देख सकते हो थोड़ा सा इंडेक्स भी ज्यादा है ना। ओके, तो मेरे कुछ क्वेश्चन का आप आंसर देते जाएंगे तो इट विल बी बेटर, ठीक है। नाउ टेल मी सेल्स कंसिडरेशन कितना है, पहले आपको क्वेश्चन में वही चाहिए ना, सेल्स कंसिडरेशन। रुको मैं इसको डाउनलोड कर लूं, और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं। ओके, टेल मी सेल्स कंसिडरेशन कितना है, या ऐसे बोलो कि प्रॉपर्टी कितने में सोल्ड हुई है। बहुत अच्छे लगते हैं तीनों, सो आई रियली लाइक देम। कैरी मिनाटी मूवी क्यों दिखा रहे हो, कौन है मयूर? आप लोगों को कितने में प्रॉपर्टी सेल हुआ है वो नहीं दिख रहा? चलो समवन मैसेज, कौन है? ओके, सर 3 करोड़। 3 करोड़ है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो लिख दूं 3 करोड़। इसी क्वेश्चन को एडिट करना है, तो सेल्स कंसिडरेशन इज 3 करोड़, मैंने बराबर लिखा है 7 zeros, हाँ बराबर है, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन को दूसरा बना लेते हैं यार, क्या जरूरत है इसी में एडिट करने की। सो ये पूरा अब मैं डिलीट कर देता हूँ, और 3 करोड़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 7 zeros। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। ओके, नाउ इट इज परफेक्ट। नाउ टेल मी के प्रॉपर्टी को परचेज कितने में किया था? बोलो ना, प्रॉपर्टी को परचेज कितने में किया था? मिस्टर नितिन गुप्ते एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज्ड, ठीक है, एक्वायर्ड, ठीक है। नीचे भी एक एक्वायर्ड दिया है, वो न्यू का है, वो छोड़ दो, वो अभी नहीं आएगा, वो क्वेश्चन एंड होने के बाद आएगा, मतलब आंसर आने के बाद आएगा, ये वाला पार्ट, ये इसको छोड़ दो। यहाँ पे देखो, मिस्टर नितिन गुप्ते एक्वायर्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन 2 जनवरी 1987 फॉर ₹40 lakhs, ठीक है, 40 lakhs में किया है, करेक्ट है मनीषा आपका आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर 40 lakhs लिखने से पहले आप मुझे एक बात बताओ कि इंडेक्स करने का तरीका क्या है। इंडेक्स करने के तरीके में पहले तो 301 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा डिवाइड करना है उस ईयर से जिस ईयर में ये प्रॉपर्टी परचेज हुई है। मुझे बताओ आपके पास 1987 का इंडेक्स है क्या? ये है पूरा नीचे No. इंडेक्स? हाँ नहीं है, ऑब्वियसली लेटेस्ट आपको जो मतलब लेटर जो आपको सबसे जो एंड वाला जो भी इंडेक्स मिलेगा, पहले वाला आपको इंडेक्स मिलेगा, वो क्या मिलेगा? 2001 एंड 2 का मिलेगा। उससे पहले का इंडेक्स आपको ना ही कभी क्वेश्चन में दिया होगा, ना ही दिया जाता है क्वेश्चन में, आपको कभी नहीं मिलेगा। 2001-2 के पहले का इंडेक्स आपको कभी नहीं दिया होगा, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉपर्टी 87 की है, इंडेक्स 87 का नहीं है, ठीक है। इंडेक्स हमेशा 2001 से ही स्टार्ट होता है, और 2001 से ही आपके क्वेश्चन में भी दिया होगा। अभी ये लेक्चर बंद होने वाला है,
हम लोग को रीजॉइन करना पड़ेगा। तो रीजॉइन 10:30 को करोगे? जल्दी बोलो। यस सर। ये क्वेश्चन पेंडिंग रख रहा हूँ, 10:30 को ज्वाइन करना, अटेंडेंस वहीं पे मिलेगा। ओके आज खत्म करना है तो रीजॉइन करना, ये हो जाएगा आज, ये Okay, टॉपिक sir. छोटा सा है। की रिकॉर्ड। ओके सो वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। Yes. क्वेश्चन नंबर 10.18 सेल्स कंसिडरेशन क्वेश्चन में इटसेल्फ आपको अवेलेबल है 3 करोड़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज हमेशा कौन सा लेना है? कॉस्ट ऑफ परचेज, अगर परचेज आपका 87 से मतलब 2001-2 से पहले का कोई भी कॉस्ट ऑफ परचेज हो, या तो कॉस्ट ऑफ परचेज लेंगे या तो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, दोनों में से जो भी हायर होगा एज एन एसएससी आपको ले लेना है, ठीक है। इंडेक्स करने के टाइम पे हमेशा 301 से मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस ईयर के इंडेक्स से, और 100 क्योंकि हमने फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की लिया है। ले या ना ले आपको उससे पहले का इंडेक्स मिलने वाला नहीं है, तो अल्टीमेटली आपके पास 100 ही ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद 3 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दिया है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेने के टाइम पे ध्यान देना है 2001-2 से पहले का इंप्रूवमेंट नहीं लेना है, ठीक है। फिर हमने वो इम्प्रूवमेंट जैसा था वैसे के वैसे ले लिया। 2002 में इम्प्रूवमेंट हुआ है, फिर 6-7 में इम्प्रूवमेंट हुआ है, फिर 11-12 में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो अमाउंट था वैसे ही लिख दिया है। 301 से मल्टीप्लाई करना है सबको, और डिवाइड किससे करना है? जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके इंडेक्स से, ठीक है। तो 2002-3 में हुआ था इम्प्रूवमेंट, तो 2002-3 का इंडेक्स कितना है क्वेश्चन से आपको ले लेना है 105, तो 105 ले लिया। 6-7 का कितना है 122, 11-12 का कितना है 184, उस हिसाब से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर क्वेश्चन में दिया है, इधर देख लो, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर यहाँ पर है। यहाँ पर एक और एक चीज दिया है, ही एक्वायर्ड न्यू रेसिडेंशियल हाउस फॉर 60 लाख। 2021 में उसने एक न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया है, जिसके लिए उसको अंडर सेक्शन 54 एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंड में अंडर सेक्शन 54 उसको न्यू हाउस प्रॉपर्टी का एग्जेम्पशन दे दिया। कितना मिलेगा? दोनों में से जो भी लोअर होगा वही उसको एग्जेम्पशन मिलने वाला है, ठीक है। तो 60 लाख का मैं, इसलिए 60 लाख का उसको एग्जेम्पशन मिल गया, और एग्जेम्पशन मिलने के बाद उसका कैपिटल गेन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, और कितना टैक्सेबल होगा फिर? 85,49,000 इज टैक्सेबल कैपिटल गेन। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। एनी डाउट? एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, क्वेश्चन इज सेंड टू योर ग्रुप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। आई हैड फॉरवर्डेड इट टुडे, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है, पीपीटी भी यहाँ पे एंड हो जाती है, उसके आगे पीपीटी भी नहीं है। ओके, इलस्ट्रेशन 10.19 मिस्टर राम प्रसाद प्रोवाइड्स द फॉलोइंग asset transferred by him during the previous year ended on 31st March 21. You are required to compute his income from capital gain chargeable to tax for the assessment year 2001-2. ये बाकी के क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। किस सेंस में अलग है? A residential house in Mumbai which he inherited from his father in 2002. इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? उसको उसके फादर की डेथ हो गई है, उसके बाद उसको क्या मिला है, या उसके फादर की तरफ से उसको क्या मिला है, उसको गिफ्ट मिला है, या उसके फादर की डेथ होने के बाद अल्टीमेटली उसको वो प्रॉपर्टी मिल गई उसको, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? ये प्रॉपर्टी उसने खरीदा नहीं, ये प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट में मिली है, या ये प्रॉपर्टी उसको इनहेरिट हुई है, ठीक है। मतलब उसने ये प्रॉपर्टी को पैसे देके खरीदा नहीं, सिंपल सी चीज ये है ना। अगर वो प्रॉपर्टी को खरीदेगा नहीं तो कॉस्ट ऑफ परचेस कौन सी लेना है?
तो आपके पास ऑप्शन है कि जो उसके फादर ने जितने में परचेज किया था आप उसकी कॉस्ट ले सकते हैं। उसके फादर ने जितने में परचेज किया था आप उसकी कॉस्ट ले सकते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? ये कौन सा Yes. केस है? ये कौन सा केस है जहाँ पे उसको गिफ्ट मिला है? या तो मतलब मम्मी पापा की प्रॉपर्टी होती है, उनके जाने के बाद उनके बच्चों को मिल जाती है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदा ही नहीं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे आप? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, कॉस्ट ऑफ परचेज टू प्रीवियस ओनर। ठीक है, तो इसमें सेल्स कंसिडरेशन कितना है देखो, सोल्ड ऑन 16 दिसंबर 2020 फॉर रुपीज 80 लाख। तो 80 लाख आपका सेल्स कंसिडरेशन है। हिज फादर हैड बॉट, मतलब उसने परचेस किया था प्रॉपर्टी को 2001 में। कितनी कॉस्ट पे उसने परचेस किया था? 3 लाख में परचेस किया था, और फेयर मार्केट वैल्यू भी है 5,25,000। बताओ आप कौन सी वैल्यू लेंगे? दोनों में से जो भी हायर है वही वैल्यू आपको लेना है ना? Yes, sir. क्योंकि 2001 से पहले का परचेस है। आप बोलेंगे सर 2001 तो है ना, लेकिन आप नहीं देख रहे कि फेब्रुअरी है। फेब्रुअरी मतलब ये अप्रैल 2001 से पहले का है। ठीक है, और 2001 से पहले का कभी भी होने दो, उससे मतलब नहीं। आपको फेयर मार्केट वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में। आपको दोनों में से जो भी ज्यादा है वो ले लेना है। तो मैं कौन सी वैल्यू लेने वाला हूँ? 5,25,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, और कॉस्ट प्रीवियस ओनर के लिए कितनी होगी? उसके फादर के लिए 3 लाख या फिर 5,25,000, विच एवर इज हायर। ठीक है, अब मुझे इधर पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इंडेक्स कॉस्ट कौन सा लेना है? इंडेक्स कॉस्ट आपके पास दो है। ठीक है, एक तो आप 2001 का ले सकते हैं, ठीक है, दैट इज 100, या फिर जिस दिन उसको गिफ्ट मिला था उसका लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग 100 लेते थे, लेकिन अभी न्यू रूल आया है। न्यू रूल के हिसाब से आपको कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कौन सा लेना है? जिस दिन गिफ्ट हुआ था उसको प्रॉपर्टी, या जिस दिन उसको इनहेरिट हुआ था, या तो जिस दिन वो ओनर बना था, या तो उसने फर्स्ट टाइम जब प्रॉपर्टी होल्ड किया था तभी का उसको इंडेक्स मिलेगा। उससे पहले का इंडेक्स उसको अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, गलती से यहाँ पे एक गलती मत कर देना। जनरल केसेस में हम लोग 100 ही लेते हैं, लेकिन गिफ्ट के केसेस में हमेशा जिस ईयर में गिफ्ट हुआ है उसी ईयर का इंडेक्स लेना है। मतलब 2002 में गिफ्ट हुआ है तो 2002 का इंडेक्स कौन सा है? 105। अगर आप गलती से 100 ले लेंगे यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसको करके बताता हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है उसको ही एडिट कर लेते हैं या फिर उसी को कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा जूम कर लेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10.19। इस सारे अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, ओके, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है आपके क्वेश्चन में, तो मैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को डिलीट कर देता हूँ। जरूरी नहीं आपके क्वेश्चन में हो। इवन ब्रोकरेज वगैरह भी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं वो भी डिलीट कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर भी नहीं है, तो खाली क्या है इस केस में? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपकी। सेल कितने में हुआ था? प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर 80 लाख। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सा लेंगे? या तो कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ प्रीवियस ओनर, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। ठीक है, 2001 से पहले का परचेज है तो फेयर मार्केट वैल्यू भी दी होगी, एंड हायर इज 5,25,000। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आई एम वेटिंग। 105. क्या हमेशा मल्टीप्लाई किससे करते हैं बेटा? 301. 301। मल्टीप्लाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, डिवाइड करने का इश्यू रहता है ना। हमेशा हम लोग किससे करते थे? 100 से, नॉर्मल केसेस में। ठीक है, तो मेंटोस वाली जिंदगी है क्या है? ये गिफ्ट है, और गिफ्ट के केस में हमेशा क्या करना है? जिस दिन गिफ्ट हुआ था उसका लेना। नॉर्मल केसेस 100. में, हाँ, नॉर्मल केसेस में 100। गिफ्ट वाले केसेस में जब गिफ्ट हुआ है तब से पहले का इंडेक्स नहीं ले सकता।
ठीक है, उससे पहले का नहीं ले सकते, गिफ्ट के बाद का ले सकते हैं, गिफ्ट से पहले का नहीं ले सकते। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि गिफ्ट 2001 से पहले का हो, तो आप 2001 का इंडेक्स ले सकते हैं उस केस में। लेकिन गिफ्ट अगर 2001 के बाद का है तो जितना भी डेट का है आपको इंडेक्स अवेलेबल है उस डेट का, तो आप वो ले लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। और डायरेक्ट आउटर कॉलम में ले लेना है क्योंकि 15,05,000। बराबर यही है ना, यस माइनस सर। कर दो। कैपिटल गेन कितना है, और कुछ था क्वेश्चन में? इम्प्रूवमेंट वगैरह कुछ छोड़ा मैंने नहीं। अच्छा, इसने रेसिडेंशियल परचेस किया, न्यू हाउस परचेस किया, तो एग्जेम्पशन मिलेगी उसको, वो नहीं लिखा है, ये पूरा ले लेते हैं, ऐसी की ऐसी कॉपी कर लेते हैं। उसको, उसने न्यू हाउस परचेस किया है, कितने में परचेस किया है उसने, सॉरी ये नहीं है, परचेस रेसिडेंशियल फ्लैट इन जौनपुर 30 मार्च 2001 में उसने परचेस 40 लाख का किया है, तो 40 लाख का उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू विल बिकम, मैंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ किया है, एक जीरो नहीं लिया तो ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,95,000। ये था आपका 10.19। दिस इज ऑल्सो ओवर। इफ देर इज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। 4 मिनट्स बाकी है तो मैं आपका अटेंडेंस लिंक आपको भेज देता हूँ। एनी डाउट? तो मैंने सारे केसेस आपको बता दिए, आपके लिए सरप्राइज भी है। सरप्राइज पैकेट में आपको मिलेगा एक टेस्ट कैपिटल गेन का, और अनफॉर्चुनेटली आपको वो आज ही करना पड़ेगा। टेस्ट लिंक कहाँ पे रहेगा, सॉरी, टेस्ट लिंक कहाँ पे रहेगा, आपके गूगल क्लासरूम पे आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, आपके ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये लेक्चर बहुत छोटा रिकॉर्ड हो गया, लेक्चर में पढ़ाया और रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया, ठीक है, स्टॉप रिकॉर्ड।